हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा आप जानते हैं इस समय मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सीरीज करा रहा हूँ। अभी आने वाले जो भी एग्ज़ाम है जैसे लेखपाल, पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, CBT 2, इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम है बच्चे, जितने भी वनडे एग्ज़ाम है, सबके लिए ये प्रैक्टिस सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। मैं आपको जीएस और साइंस के मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज करा रहा हूँ बच्चों। तो इस जो ये वीडियो लेक्चर है इसको ध्यान से देखें। और इसमें 15 क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके पीछे की स्टोरी भी मैं आपको बताता जाऊंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो करीब आपके 70 से लेके 100 क्वेश्चन तक एक ही लेक्चर में कवर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है बच्चे, क्लास अपनी शुरू करते हैं जल्दी से। बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया। ठीक है, तो देखिए जिला कलेक्टर क्या होता है। जिला कलेक्टर का मतलब है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं या डीएम बोलते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि किसी भी जिले में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, वो डीएम होता है। ठीक है, वहाँ की जितनी भी शासन व्यवस्था है वो डीएम ही संभालता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। अच्छा, पुराने जमाने में जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे हमारे देश पे, तो उन्होंने सोचा कि अब उनको शासन व्यवस्था अच्छी करनी है और जिलों में एक ऐसा अधिकारी नियुक्त करना है जो जिले में सारी व्यवस्थाएं देख पाए। अच्छा, इंग्लैंड में इस तरह की चीजें पहले से थी, तो उन्होंने उसी की तर्ज पर भारत में भी इसे अप्लाई करने का प्लान किया और इस तरह से पहली बार भारत में जिला कलेक्टर का पद बनाया गया। और ये कब की बात है, तो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे 1786, 1772, 1773 और 1771। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1772, 1772। आपको बता दूं इस टाइम पे लॉर्ड, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ये भारत का क्या बना था, गवर्नर जनरल। तो मैं आपको बता दूं जब 1772 में, ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पद पर आया तो उस समय ये बंगाल का क्या होता था, गवर्नर होता था। लेकिन जब 1773 का एक्ट आया जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, तो उस एक्ट के तहत लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल की बजाय पूरे देश का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया और साथ ही बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में कर दिया गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप ध्यान रखें। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1772 लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने जिला कलेक्टर का पद बनाया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो बच्चों, राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेशनल यूथ डे। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 12 जनवरी, 1 जनवरी, 20 जनवरी और 30 जनवरी। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो स्वामी विवेकानंद जी थे, ठीक है ना, उनके जन्मदिन वाले दिन मनाया जाता है। ठीक है, जिस दिन वो पैदा हुए थे उनकी याद में ये मनाया जाता है। अच्छा, किस डेट को होता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 12 जनवरी। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी थे, उनसे जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना है कि उन्होंने 1893 में, 1893 में अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद में भाग लिया था। पूरी दुनिया के जितने भी धार्मिक नेता थे, ठीक है, वो वहां पर इकट्ठे हुए थे। और वहां पर कहानियों में ऐसा भी बताया गया है कि वहां पर कुछ जो विदेशी लोग थे उन्होंने भारत का मजाक भी उड़ाया। और उसके बाद विवेकानंद जी ने लगातार 24 घंटे तक वहां पर भाषण दिया था, जिसकी वजह से, जिसके बाद में सभी दुनिया के सभी लोग जो थे वो भारत का लोहा मानने लगे थे। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखेंगे विवेकानंद जी थे बहुत ही ज्यादा ज्ञानी पुरुष थे, या बहुत ज्यादा नाम उनका रहा है इतिहास में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 जनवरी। आगे बढ़ते बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला गए। ठीक है, तो देखिए मौर्य शासक की बात हो रही है तो मौर्य वंश की हम अभी बात करेंगे। भद्रबाहु कौन थे, भद्रबाहु जैन धर्म के एक संत थे। ठीक है, जैन धर्म के संत थे। ठीक है, और श्रवण बेलगोला जो जगह है ये कहाँ पे है, तो ये है कर्नाटक में, कर्नाटक में। अब देखिए कहानी क्या हुई मैं आपको बता दूं। बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं उनमें लिखा है अशोक, बिंदुसार और दशरथ के बाद चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कौन से है, चंद्रगुप्त मौर्य है, एग्जैक्टली चंद्रगुप्त
मौर्य। ठीक है, देखिए कहानी क्या है कि जो मौर्य वंश था उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार के बेटे का नाम था अशोक। इनका बहुत बड़ा नाम है हिस्ट्री में, सम्राट अशोक का आप जानते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटे का नाम क्या था? अशोक। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। अच्छा, अब कहानी क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय शासन कर रहे थे देश में, ठीक है, उस बहुत ही प्रतापी राजा थे। उस समय जैन धर्म में दो प्रसिद्ध गुरु थे या संत थे हम कह सकते हैं। ठीक है, एक का नाम था भद्रबाहु, एक का नाम था स्थूलभद्र। ठीक है, उस समय देश में एक भयानक भीषण अकाल पड़ा, जिसके बाद जो संत थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को यह सलाह दी, ठीक है, कि वो अपना राजपाट अभी फिलहाल छोड़ के और दक्षिण भारत में जाके कुछ दिन तपस्या करें। ठीक है, तो इसी के तहत सूखे से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने गुरु चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु भद्रबाहु, ठीक है, के साथ दक्षिण भारत में जाने का निश्चय लिया। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु दोनों ही कहाँ चले गए? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कहाँ पे है? ये आपका है कर्नाटक में। ठीक है बच्चों, और इनका शासन कहाँ पे था? उत्तर भारत में, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनका शासन का जो मुख्य केंद्र था वो था मगध का एरिया। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद क्या हुआ कि जब ये कर्नाटक गए तो वहां पे इन्होंने क्या किया कि संलेखना विधि से व्रत धारण किया। ठीक है, इन्होंने काफी दिन तक व्रत धारण किया, जिसकी वजह से ये काफी कमजोर होते चले गए और अंत में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे कि पेपर में कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन कहाँ बिताए। तो आंसर क्या होगा? इन्होंने अपने जीवन के आखिरी जो दिन थे वो श्रवणबेलगोला में बिताए, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो संलेखना विधि द्वारा इन्होंने व्रत धारण किया था और जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखें। और आखिरी में इन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिनों में कौन से धर्म को अपना लिया था? तो जिस धर्म को अपनाया था उसका नाम था जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म को अपना लिया था। जबकि यहाँ पे देखेंगे सम्राट अशोक जो थे ये बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? ठीक है, तो कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है? देखिए, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप, है ना, और कॉन्ट्रास्ट का मतलब है विरोधाभास, विरोधाभास या फिर विविधता। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और एशिया। दुनिया में बच्चों आपको बता दूं कुल मिला के कितने महाद्वीप हैं या कॉन्टिनेंट हैं, तो उनकी संख्या है 7। 7 में से देखिए एक अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और एशिया, 4 तो ये हो गए। अब 3 जो बचे हैं उसमें आपका एक है यूरोप। ठीक है, यूरोप के बाद आपका है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का मतलब नॉर्थ अमेरिका, और इसके बाद है दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका। ये दुनिया में ये 7 महाद्वीप है। ठीक है बच्चों, इन 7 महाद्वीपों में ऐसा कौन सा है जहां पर विरोधाभास देखने को मिलता है आपस में ही, या फिर हम कह सकते हैं विविधता देखने को मिलती है? तो बच्चों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एशिया। ठीक है, एशिया को कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं आपको बता दूं। देखिए, एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जो विविधताओं से भरा हुआ है। दुनिया में बाकी जो महाद्वीप है उनमें क्या, उनमें एक जैसा कल्चर है, एक जैसा मौसम है, एक जैसी चीजें हैं काफी हद तक। ठीक है, लेकिन एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। और इसमें अगर आप अलग अलग देशों में जाएंगे देखेंगे तो अलग अलग तरह की संस्कृति, कल्चर, रहन सहन, पहनावा, बोली, भाषा, है ना, मौसम, हर चीज आपको देखने को अलग अलग मिलेगी। तो विविधताओं से भरा हुआ है कौन सा? एशिया, जिसकी वजह से इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि महाद्वीपों का महाद्वीप कैसे कहते हैं, तो भी उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एशिया को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप दुनिया में आबादी में यानी कि जनसंख्या में और इसके अलावा क्षेत्रफल में दोनों में ही सबसे बड़ा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 5। लिखा है कि संविधान में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय किस सूची में आते हैं? ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले सूची का क्या मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया। देखो, सूची का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में भारतीय संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसमें देश में 3 कैटेगरी बनाई गई, 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूचियां बनाई गई हैं या लिस्ट बनाई गई हैं। इसका ये मतलब है कि देश में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी विभाग हैं, जितनी भी फील्ड हैं, सेक्टर हैं, उनको इन 3 सूचियों के अंतर्गत बांट दिया गया है। इसका ये मतलब है कि जैसे हम अगर बात करें शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, रेलवे,
पोस्ट, रक्षा, ठीक है। तो जितने भी फील्ड हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी विभाग हैं, उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, ठीक है। कुछ इन अगर हम इनकी बात करेंगे तो इन फील्ड को संविधान में विषय बोला गया है, ठीक है, विषय, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि जो जितने भी विषय हैं उनको 3 लिस्ट में 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ विषयों को संघ सूची में रखा गया, कुछ को राज्य सूची में, कुछ को समवर्ती सूची में। इसका ये मतलब है कि जो भी विषय संघ सूची में होंगे उनमें कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। जो राज्य सूची के अंडर में आएंगे उनमें कानून बनाने का अधिकार राज्य के अंडर में होगा, ठीक है, राज्य के पास होगा, राज्य सरकार के पास होगा। और जो समवर्ती सूची में आएंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन में ये है कि अगर हम इन डिपार्टमेंट की इन विषयों की बात करेंगे, ठीक है, कौन कौन से? जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, तो ये किस सूची में आते हैं? तो हमारे पास जो ऑप्शन है उनका ऑप्शन दिया समवर्ती सूची, राज्य सूची, किसी सूची में भी नहीं आते हैं, और केंद्र सूची में। तो करेक्ट आंसर होगा राज्य सूची में। राज्यवर्ती सूची में आते हैं, यानी कि इन पर कानून बनाने का अधिकार और इनका पालन करवाने का जो अधिकार है वो किसके किसके पास है? राज्य सरकार के पास होता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, GUI का संक्षिप्त रूप है, यानी कि GUI जो होता है ये क्या चीज है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा लिखा है ऑप्शन ए में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंफॉर्मेशन, तीसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन, और लास्ट है ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। देखो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका बच्चों मतलब क्या है? देखिए, जब भी आप कंप्यूटर पे कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं, तो उस पे आपको जो सबसे पहला पेज दिखाई पड़ता है, ठीक है, और उस पर देखें कई तरह के कलर या डिजाइन हो सकते हैं, ठीक है, कई तरह के ग्राफिक्स आते हैं, तो उसी को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन कंप्यूटर का है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान रखें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो बच्चों को बता दूं, देखिए भांगड़ा दिया हुआ है। भांगड़ा क्या चीज है? एक लोक नृत्य है। लोक नृत्य वो नृत्य होते हैं जो लोकल में किए जाते हैं, ठीक है। लोकल डांस फॉर्म होती हैं ये। अलग अलग एरिया में, देश में अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के जो डांस फॉर्म अपनाए जाते हैं। भारत में कुल मिला के अगर लोक नृत्यों की बात करेंगे तो करीब इनकी संख्या 500 के आसपास है, ठीक है। पेपर में कुछ प्रमुख पूछे जाते हैं। तो भांगड़ा बहुत फेमस है, आप जानते हैं भांगड़ा, और इसके साथ एक और है जिसको हम बोलते हैं गिद्दा। क्या बोलते हैं? गिद्दा, ठीक है बच्चों। तो ये दो हैं, भांगड़ा और गिद्दा, ये दोनों ही कहाँ के हैं? तो ऑप्शन दिए हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। भांगड़ा जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? पंजाब का है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। दिया हुआ है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे, ठीक है बच्चों। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? एक ये रचना है, पुराने जमाने में लिखी गई थी, तो उसके रचयिता कौन थे? ऑप्शंस दिए हैं, भरत मुनि थे, नारद मुनि थे, झंडू मुनि थे, व्यास मुनि थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? भरत मुनि, ठीक है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की जो रचना है वो की थी, ठीक है बच्चों। बच्चों, अगर आपको मेरी ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं और आपको लगता है कि आपका नॉलेज लेवल बढ़ रहा है, आपको कुछ अलग से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर पाएँ और फ्री में मेरी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस ले पाएँ, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश किसके अधीन होता है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश क्या होता है आपको पता है? न्यायाधीश का मतलब क्या होता है? जज, ठीक है। और जिला का मतलब डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, किसी भी जिले में जो न्यायालय होता है उसमें जो जज होता है वो किसके अधीन होता है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले तो देश में, हमारे देश में जितने भी जिले हैं उनमें एक न्यायालय बनाया गया है, एक जिसको हम कचहरी भी बोलते हैं। उसका मतलब जो होता है, जिसका पर्पज है, जो उद्देश्य है वो क्या है? वो ये है कि जिले के अंदर जितने भी मामले होते हैं, ठीक है, जितने भी छोटे मोटे मामले होते हैं, केसेस होते हैं, तो उनका निपटारा जिले की कोर्ट में ही हो जाए, ठीक है। तो इस सोच के साथ जो जिले में न्यायालय होते हैं उनको बनाया गया है। अब जिला न्यायाधीश जो होता है वो किसके अंडर में आता है? तो ऑप्शन दिया है कि राज्य सरकार के अंडर में आता है, उच्च न्यायालय के अंडर में आता है, उच्चतम न्यायालय के अंडर में आता है, और राज्यपाल के अंडर में आता है। देखो, राज्य सरकार आप जानते हैं, जिसको हम मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद कह सकते हैं। राज्यपाल का आपको पता है। अब हमारे पास क्या बचा? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट, और उच्चतम न्यायालय का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान के आर्टिकल 50,
यानी कि अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया है। इसका मतलब है कि हमारे देश में जब भी न्याय की बात होगी यानी कि कोर्ट की बात होगी तो वो किसी के अंडर में नहीं आएंगे, उनको स्वतंत्र रखा गया है। ठीक है, तो पहली बात है कि राज्य सरकार और राज्यपाल जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या और दूसरा है हाई कोर्ट। तो इन दोनों में से किसके अंडर में आते हैं? कौन? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे। ठीक है, या जो जिला जज होता है, जिला न्यायाधीश होता है, वो किसके अंडर में आता है? तो आपको बता दूं, जितने भी जिले के न्यायालय होते हैं वो सभी के सभी उच्च न्यायालय के अंडर में आते हैं, यानी कि जो उस राज्य का क्या है, हाई कोर्ट है, उसके अंडर में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किताब उल हिंद का लेखक अल बरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था? ठीक है, तो आपको बता दूं, एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी किताब उल हिंद। ठीक है, और इसे किसने लिखा था? अल बरूनी नाम के एक लेखक ने लिखा था। अल बरूनी एक बहुत बड़ा विद्वान था, दार्शनिक था। और ये कौन था ये? तो ये फारसी व्यक्ति था। ठीक है, फारसी व्यक्ति था अल बरूनी। ये भारत और श्रीलंका की यात्रा पर आया था। भारत, ठीक है, वह श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका की यात्रा पर आया था। और कब आया था? तो ये 1017 से लेकर, ठीक है, और 1020 तक, इस टाइम पे ये भारत और श्रीलंका की यात्रा पर आया था। ठीक है, और अलबरूनी जो था ये था तो फारसी, लेकिन इसने जितनी भी रचनाएं की हैं, इसकी ज्यादातर रचनाएं किस में थी? अरबी भाषा में थी। अरबी, यह कई भाषाओं का जानकार था। ये अपनी मातृभाषा फारसी के अलावा सीरियाई भाषा, अरबी भाषा, संस्कृत भाषा और यूनानी भाषाओं का भी बहुत बड़ा विद्वान था, जानकार था। ठीक है बच्चों, ये भारत जब आया था तो किसके साथ आया था? ऑप्शन दिए महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा? महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं अथवा फायर वर्क्स थ्योरी भी कहते हैं, का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, इसका मतलब है कि ये बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसने दी थी, महाविस्फोट का सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया था? तो ऑप्शन है केपलर, जॉन्स केपलर, इसके बाद हर्शल, जॉर्ज लेमेंटियर और एडविन हब्बल। ठीक है, तो इनमें से किसने दिया था? सबसे पहले महाविस्फोट का सिद्धांत है क्या? देखो बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि आज से बहुत समय पहले की बात है, उस समय हमारे यहाँ क्या नहीं था? ब्रह्मांड नहीं था। ठीक है, ये मतलब जो अलग अलग ग्रह हैं, सौरमंडल है, इनकी रचना नहीं हुई थी। तो उस जमाने में पूरा जो ब्रह्मांड था एक समान था। और उस समय क्या हुआ कि बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें, धूल मिट्टी के कण एक साथ इकट्ठे हुए और अचानक से कुछ ऐसे भौगोलिक परिवर्तन हुए जिसकी वजह से उसमें विस्फोट हुआ। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद एकदम से जो टुकड़े थे अलग अलग बिखर गए और वो घूमने लगे। और धीरे धीरे करके जब तस्वीर साफ होती गई कई सालों में, तो बाद में जाके कहीं ना कहीं हमारे ब्रह्मांड में बाकी चीजों का भी निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये सिद्धांत था। ये सिद्धांत दिया किसने था? तो इसका करेक्ट आंसर है एब जॉर्ज लेमेंटियर नाम के साइंटिस्ट थे, बेल्जियम के रहने वाले। ये एक रोमन कैथोलिक पादरी भी थे। ठीक है, पादरी कौन होते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं, जो चर्च में आपने देखा होगा फादर होते हैं, जिनको हम पुजारी समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं। तो ये रोमन कैथोलिक पादरी भी थे और बेल्जियम के रहने वाले थे। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? एब जॉर्ज लेमेंटियर। तो इन्होंने महाविस्फोट का सिद्धांत दिया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो बच्चों को बता दूं, कर्क रेखा का मतलब क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और आपको पता होगा कि ये भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो हमारा देश है, ठीक है, इस तरह से तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इस तरह से निकलती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुल मिला के 8 राज्य हैं। ऑप्शंस में दिए हैं, छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती है, झारखंड से, त्रिपुरा और मणिपुर। तो क्वेश्चन में ये दिया कि किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो बच्चों 8 राज्य हैं, इसमें पहला है आपका गुजरात, ठीक है, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड। ठीक है बच्चों, अच्छा, इसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, इसके बाद आपका त्रिपुरा और इसके बाद मिजोरम। ठीक है बच्चों, ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो ऐसे राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि हमारे कहाँ के हैं। और त्रिपुरा मिजोरम यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लटके हुए दोनों राज्य हैं। ठीक है, त्रिपुरा मिजोरम नॉर्थ ईस्ट के हमारे 2 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है,
झारखंड दिया हुआ है। अच्छा, इसका त्रिपुरा भी यहाँ पे है, मणिपुर का इसमें कहीं भी नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मणिपुर। मणिपुर से कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। लिखा है अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो मैं आपको बता दूं कि अटॉर्नी जनरल को भारत सरकार का या केंद्र सरकार का वकील भी कहा जाता है या कानूनी सलाहकार कहा जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से केंद्र की सरकार जो होती है उसको जितने भी कानूनी मसले होते हैं उन पे हेल्प करता है, मदद करता है कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। ठीक है, तो यानी कि महान्यायवादी को ही अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो पहला ऑप्शन है वो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिखा है कि जिस तरह से केंद्र में अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी हेल्प करता है किसे, भारत सरकार को, उसी तरह से राज्य सरकार को कौन मदद करता है, राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है, कानून संबंधी। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देगा, विधि आयोग का अध्यक्ष देगा और एडवोकेट जनरल देगा। तो बच्चों बता दूं, एडवोकेट जनरल जो है इसका हिंदी में मतलब होता है महाधिवक्ता। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल या फिर महाधिवक्ता। ठीक है, तो ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा क्या होता है, विधिक अधिकारी होता है, कानूनी अधिकारी होता है। जितने भी कानूनी मुद्दे होते हैं उस पे सब पे यही परामर्श देता है किसी राज्य सरकार को। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को हम क्या बोलते हैं, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है बच्चों, अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये UNO का पार्ट है। UNO के टोटल जो पार्ट है वो कितने हैं, 6। ठीक है, UNO का मतलब है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल मिला के 6 भाग हैं। 6 में से एक जो भाग है वो क्या, हमारा CGI है, यानी कि जिसको हम माफ करिएगा, ICJ। ICJ का मतलब क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, ये UNO के 6 पार्ट में से एक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वो एक शहर है जिसका नाम है द हेग। द हेग, ठीक है, ये शहर है कहाँ का, तो ये है नीदरलैंड का। ठीक है, नीदरलैंड जो देश है उसमें एक शहर है जिसका नाम क्या है, द हेग। ठीक है, यहाँ पर स्थित है क्या, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, तो वो ऑप्शन दिए हैं 12, 14, 15, 18। तो करेक्ट आंसर है 15। ICJ में जो जज होते हैं वो टोटल 15 होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। ठीक है, 9 वर्ष का। और होता क्या है कि प्रत्येक 3 वर्ष में, देखिए 3 3 3 यानी कि 9 वर्ष हो गए, और यहाँ पे लिख दिया 5 5 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हर 3 सालों में जो 5 जज हैं वो रिटायर हो जाते हैं और नए 5 आ जाते हैं। तो इस तरह से रोटेशन चलता है, और हर 3 साल में नए 5 जज आ जाते हैं, पुराने वाले हट जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि 15 साल में जो जो कोई भी जज होगा वो अपना 9 साल का कार्यकाल पूरा करके और वो रिटायर हो जाता है। ठीक है, यानी कि हर जज को काम करने के लिए पूरे 9 साल मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 15 वर्ष। बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मेडिसन स्क्वायर किससे संबंधित है। तो यहाँ पे देखो बच्चों दिया मेडिसन स्क्वायर, ये एक नाम है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन दिए हैं, न्यूयॉर्क से संबंधित है, वॉशिंगटन DC, लंदन और पेरिस। ठीक है, न्यूयॉर्क और जो वॉशिंगटन ये दोनों ही अमेरिका में है। ठीक है, लंदन आपका है इंग्लैंड में, ब्रिटेन की राजधानी है, और पेरिस जो है वो आपका फ्रांस की राजधानी है। ठीक है बच्चों, तो मेडिसिन स्क्वायर है क्या, देखो स्क्वायर जो है इसका मतलब है, जिस तरह से भारत में क्या होते हैं, चौक होते हैं, चौक, या जिसको हम कहते हैं चौराहा, है ना, रोड पे चौराहे होते हैं ना। और भारत में कोई कोई ऐसे चौराहे हैं जो बड़े फेमस होते हैं। ठीक है, जो मेन मार्केट में या मेन एरिया में है। तो इसी तरह से स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या है, वो चौक या चौराहा है। ठीक है, और उसका नाम क्या है, यहाँ पे है मेडिसन। तो मेडिसन क्या चीज है, देखो अब ये मेडिसिन जो पढ़ा है, ये अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति थे, चौथे। ठीक है, क्या थे, राष्ट्रपति थे। ठीक है, अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका क्या नाम था, इनका नाम था जेम्स, ठीक है, मेडिसन। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम था जेम्स मेडिसन चौथे। तो इन्हीं के नाम पे मेडिसन स्क्वायर उस जगह का नाम रखा गया। मेडिसन स्क्वायर है कहाँ पे,
तो ये न्यूयॉर्क में है बच्चों। न्यूयॉर्क में एक बड़ी फेमस जगह है मेडिसन स्क्वायर, तो वहां पे है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और वास्तव में न्यूयॉर्क है क्या? तो मैं आपको बता दूं, न्यूयॉर्क जो है वो इस तरह से है जिस तरह से भारत में नई दिल्ली है, ठीक है। यानी कि एक ये राज्य भी है और साथ साथ ये एक सबसे बड़ा शहर भी है, कहाँ का? अमेरिका का, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखें। तो आज की जो क्लास है हमने पूरी कंप्लीट की है। आज की क्लास में हमने इस लेक्चर में तो 15 क्वेश्चन है, लेकिन इनके पीछे के भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो 60 70 80 100 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। ध्यान से पढ़ें बच्चों, अच्छे से पढ़ें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को देखें और उसके नोट्स बना लें, ठीक है बच्चों। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी तो आपसे कहना चाहूंगा कि आप क्या करें, मेरे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे जो हमारी फ्री क्लासेस हैं सभी लोग उसका लाभ उठा पाए, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से पढ़ें और अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।